हेलो एवरीवन, केजन सक्सेस पॉइंट में आपका स्वागत है। स्टूडेंट, आज हम कर रहे हैं 11th अकाउंट बिजनेस स्टडी का चैप्टर 20। चैप्टर का नाम है सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस। यानी कि इस चैप्टर के अंदर हम सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस के बारे में स्टडी करेंगे और इस चैप्टर का आज हमारा जो है वो 5th लेक्चर है, 5वां लेक्चर है, या हम ये कह सकते हैं कि ये हमारा लास्ट लेक्चर है। ठीक है। और एक बात और बता दूं, आज इस लेक्चर के अंदर जो टॉपिक हम करने जा रहे हैं मार्च 2020 के अंदर वो टॉपिक जो है 2021 के अंदर वो टॉपिक नहीं आएगा। मैं केवल ये टॉपिक अपना चैप्टर कंप्लीट करने के लिए ही करवा रही हूँ। अगर आप ओपनिंग करके इस वीडियो को देखने जा रहे हैं तो प्लीज़ 2020 मार्च में जिनके एग्ज़ाम होंगे उनके सिलेबस में ये नहीं है, उससे आगे ये सिलेबस में रहेगा, क्योंकि कोरोना काल के समय में कुछ सिलेबस रिड्यूस किया गया था और उस रिड्यूस किए गए सिलेबस में आज जो टॉपिक करवा रही हूँ वो भी इसके अंदर इंक्लूड है। तो हम देख लेते हैं आज का टॉपिक क्या है और फिर उस टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं। तो देखो, आज हम जो करेंगे वो हमारे ये इतने सारे टॉपिक होंगे। यूरो इशू का मीनिंग क्या है, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट, जीडीआर का मीनिंग, जीडीआर के बेनिफिट्स, एडीआर क्या है, एडीआर के बेनिफिट्स, और आईडीआर के बेनिफिट्स। तो ये जो है कुल मिलाकर हम कह सकते हैं 3 टॉपिक है, 3 टॉपिक और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इनमें से ये यूरो इशू का है, ये क्या होता है, इसका बहुत बार क्वेश्चन भी आता है, इन सब की फुल फॉर्म भी आती है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं कि ये होता क्या है। तो सबसे पहले देखो, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट, 3 पॉइंट है, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट और इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट। अब बात आती है ये जो डिपॉजिटरी रिसिप्ट है ये क्यों स्टार्ट किया गया था। देखो, भारत में 91-92 में कुछ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किए गए थे और इन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स वैसे क्या होते हैं, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के अंदर एक अर्थव्यवस्था को, यानी कि रिफॉर्म्स में कुछ सुधार करना, ये रिफॉर्म्स मतलब होता है सुधार करना। तो इसके अंदर क्या होता है, इस रिफॉर्म्स का जो उद्देश्य होता है वो होता है अर्थव्यवस्था को अधिक कुशल, प्रतियोगी और विकसित बनाना होता है। तो ये अपनी अर्थव्यवस्था को अधिक कुशल, प्रतियोगी और विकसित करने के लिए 3 स्टेप उठाए गए थे और वो 3 स्टेप थे। पहला स्टेप था उदारीकरण, दूसरा था निजीकरण और तीसरा स्टेप था ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण था। तो देखो, इसमें सबसे पहले आया हमारा उदारीकरण, यानी कि लिबरलाइजेशन क्या होता है। तो देखो, उदारीकरण का अर्थ होता है सरकार द्वारा लगाए गए नियंत्रणों से अर्थव्यवस्था को मुक्त करना। उदारीकरण, उदार रवैया अपनाना, यानी कि बहुत सारे ऐसे नियंत्रण थे अर्थव्यवस्था में। अब नियंत्रण किस पे होंगे, जो देश के अंदर नई नई इंडस्ट्रीज लग रही थी उनके लिए कुछ रूल रेगुलेशन बहुत सख्त थे, उनमें से कुछ एक रूल रेगुलेशन को तो बिल्कुल ही खत्म कर दिया गया और कुछ एक की जो कंडीशन है वो बहुत लूज कर दी गई। तो एक टाइप से अर्थव्यवस्था में बहुत सारे नियंत्रण है वो खत्म हो गए। तो इस तरह से अर्थव्यवस्था को नियंत्रण मुक्त करने की कोशिश की गई उदारीकरण के थ्रू। और इसी श्रृंखला में भारतीय उद्योगों को विदेशों से वित्तीय संसाधन प्राप्त करने की छूट दी गई। ये जो उदारीकरण का रवैया था, इसी के थ्रू भारतीय जो उद्योग थे उनको बहुत ज्यादा पूंजी की जरूरत होती है। उद्योग कोई भी हो, कहीं भी हो, सभी को ही पूंजी की आवश्यकता होती है। तो अब जो है उदारीकरण, लिबरलाइजेशन का जो एक स्टेप उठाया गया था रिफॉर्म्स के अंदर, तो उसमें जो है एक ऐसा रिफॉर्म्स कर दिया, या हम एक ऐसी टेक्निक जो है अपनाई गई जिसके द्वारा जो भारतीय उद्योग है वो विदेशों से वित्तीय संसाधन भी आसानी से प्राप्त कर सकते थे, उनके लिए भी छूट दी गई। इसका अभिप्राय है कि भारतीय कंपनियां अब अपने अंश और ऋण पत्र, शेयर और डिबेंचर भारत की भांति ही विदेशों में जारी कर सकती है। क्योंकि अगर भारतीय जो उद्योग है उनको पूंजी की जरूरत होगी तो वो वैसे तो मांग नहीं सकते, तो कैसे मांगेंगे। इंडिया में भी वो शेयर और डिबेंचर इशू करके कैपिटल रेज करते हैं। सेम उसी तरह से वो इंडिया की बजाय वो विदेशों में जाकर अगर शेयर और अपने डिबेंचर इशू करते हैं और तो कैपिटल लेते हैं तो वो फॉरेन कैपिटल इसके थ्रू रेज कर लेते हैं। विदेशों में जारी की जाने वाली इन प्रतिभूतियों को यूरो इशू के नाम से जाना जाता है। जो भारतीय कंपनियां विदेशों में जाकर
विदेशों के स्टॉक एक्सचेंज पर अपने को लिस्टेड करवाकर वहां पर अगर ये शेयर और डिवेंचर फॉरेनर्स इन्वेस्टर को सेल करती है या फॉरेनर इन्वेस्टर इनकी वहीं ये परचेज कर लेते हैं डिवेंचर, तो इन सबको क्या कहा जाता है? यूरो इशू के नाम से जाना जाता है। यूरो इशू मान ले, अब भारतीय कंपनियों के द्वारा जो जारी किए गए डिवेंचर और शेयर है वो विदेशी लोगों ने खरीदे हैं और विदेशी स्टॉक एक्सचेंज पर ही इन कंपनियों ने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया है। यूरो इशू भारतीय कंपनियों के लिए अंतरराष्ट्रीय वित्त का एक बहुत ही अच्छा साधन है। अब आते हैं, देखो यूरो इशू की भाषा में भारतीय कंपनियों के अंश और ऋण पत्रों को क्या कहा जाता है? जीडीआर ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट और एफसीसीबी फॉरेन करेंसी कन्वर्टिबल बॉन्ड्स भी कहा जाता है। जीडीआर में एफसीसीबी को सभी यूनियन और सब जो अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज है उन पर पहले क्या करवाना होता है? लिस्टेड करवाया जा सकता है, क्योंकि जब आप किसी कंपनी को ये जो बताई हैं इन पर स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड करवाओगे तभी आप वहां पर जो है अपने शेयर और डिवेंचर सेल कर सकते हो या इशू कर सकते हो। एक स्टॉक एक्सचेंज पर केवल उन प्रतिभूतियों का ही क्रय विक्रय हो सकता है जो वहां पर सूचीबद्ध है। यूरो इशू में जीडीआर की तरह ही एक और प्रतिभूति भी शामिल होती है। यूरो इशू के अंदर अगर यूरो इशू आ जाए तो इसके अंदर दो होती है, एक तो होती है जीडीआर और दूसरी होती है एडीआर। दो इंक्लूड की जाती है इंडियन कंपनीज के लिए। तो दूसरी कौन सी है? दूसरी है एडीआर। एडीआर का मीन्स अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट। ये जो एडीआर होती है वो केवल अमेरिका में ही इशू की जाती है, इस कारण इसके नाम से ही आपको पता चल जाएगा एडीआर मीन्स अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट। इसी प्रकार इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट होती है। ये जो है इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट वो होती है जो विदेशी कंपनियां भारतीय स्टॉक एक्सचेंज में अपने आप को लिस्टेड करवाकर यहाँ शेयर इशू करती है, उसको एडीआर कहते हैं। सॉरी एडीआर नहीं, आईडीआर कहते हैं। यानी कि आईडीआर में क्या होता है, जो इंडिया के लोग हैं वो विदेशी कंपनियों के शेयर खरीदते हैं, और जीडीआर और एडीआर में क्या होते हैं? इंडियन कंपनी। इसमें क्या होती है? कंपनी कौन सी होती है? इंडियन। और इसमें क्या होता है? इंडियन इन्वेस्टर होते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। तो इस तरह से ये इनको शेयर किए जाते हैं। कई बार आ जाता है यूरो इशू के अंदर कौन कौन सी रिसिप्ट आती है, तो कौन सी आती है अभी आपको बताइए। एक तो जीडीआर और एक एडीआर, दो आती हैं। आईडीआर नहीं आता उसके अंदर। अब हम इन तीनों को डिटेल से स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम स्टडी करेंगे जीडीआर, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट क्या होती है। जीडीआर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो एक देश की कंपनी विदेशी पूंजी प्राप्त करने के लिए विदेशों में मतलब यूएस डॉलर में जारी करती है। इनकी ट्रेडिंग उन सभी विदेशी अंश बाजारों में, यहाँ देखो वहां जहां हम इशू करना चाह रहे हैं वहीं के स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड करवाना होगा कंपनी को, और वहीं आप विदेशी बाजारों में इनको इशू करते हो जहां इन्हें सूचीबद्ध करवाया जाता है। उदाहरण के लिए रिलायंस इंडस्ट्री द्वारा जारी किए गए जीडीआर न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड है, इसलिए इनका क्रय विक्रय भी इस स्टॉक एक्सचेंज पर किया जाता है। जो आप रिलायंस इंडस्ट्री है, अगर इसके देखोगे तो रिलायंस इंडस्ट्री हमारे जो स्टॉक एक्सचेंज है, एक तो है हमारा बीएसई स्टॉक एक्सचेंज और एनएसई, इन दोनों पे इंडिया में लिस्टेड है, और इंडिया से बाहर न्यूयॉर्क में जो स्टॉक एक्सचेंज है उस पर लिस्टेड है। बीएसई और एनएसई पर रिलायंस कंपनी जो शेयर इशू करते हैं उनको कौन परचेज करता है? इंडियन लोग। और न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज पर ये कंपनी शेयर इशू करती है उनको कौन परचेज करता है? फॉरेन इन्वेस्टर। अब आते हैं जीडीआर की विशेषता क्या है, इनको ध्यान से करना आपको। जीडीआर को किसी भी अमेरिकन तथा यूरोपियन स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड करवाया जाता है। जीडीआर एक से अधिक अंशों का प्रतिनिधित्व करता है, यानी कि एक जीडीआर इक्वल टू 2 अंश। ठीक है, जीडीआर का धारक, ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन है आपका। जीडीआर का धारक इन्हें अंशों में कन्वर्टेड करवा सकता है। जीडीआर के धारक को कंपनी में वोट डालने का वोटिंग राइट नहीं होता, क्योंकि वह दूसरी कंट्री का हो गया ना इन्वेस्टर, इस कारण से उसको ये राइट नहीं होता
जबकि अंशधारियों को ये अधिकार होता है। अब मान लेते हैं रिलायंस कंपनी ने जीडीआर इशू कर रखे हैं, तो जिनके पास जीडीआर है वो उनका कंपनी में वोटिंग राइट नहीं है। अगर आपने वो इंडिया की वो कंपनी है, इंडिया के लोगों ने अगर वो रिलायंस कंपनी का शेयर परचेज कर रखा है, वो शेयर होल्डर, तो वो उनको वोटिंग राइट होता है। इन पर लाभांश अंशों की भांति ही प्राप्त होता है। जिस तरह से शेयर पे डिविडेंड दिया जाता है, सेम उसी तरह से इस पर भी डिविडेंड दिया जाता है। जीडीआर को यूएस डॉलर में प्रदर्शित किया जाता है। प्रेजेंट किस में किया जाता है? डिनोमिनेशन इसका किया जाता है जीडीआर का यूएस डॉलर के अंदर। अब इसकी प्रोसेस देखते हैं कि इसकी प्रोसेस क्या होती है। ठीक है, जीडीआर को जारी करने की प्रोसेस, इशूइंग प्रोसेस ऑफ जीडीआर। जीडीआर जारी करने वाली कंपनी सबसे पहले अपने अंशों को किसी घरेलू कस्टोडियन बैंक जो है उसके स्पुर्द करेगी। जैसे अपने जो इंडस्ट्री, रिलायंस इंडस्ट्री का बैंक कौन सा? एसबीआई, तो वो एसबीआई को करेगी। फिर जो है डोमेस्टिक कस्टोडियन बैंक, जिसको क्या कहा जाता है? डीसीबी, अंशों को जीडीआर के रूप में जारी करने के लिए विदेश में स्थित ओवरसीज डिपॉजिटरी बैंक ओडीबी से प्रार्थना करता है। यानी कि जो फॉरेन का है उस बैंक से क्या करता है? ये रिक्वेस्ट करता है। ये बैंक क्या, यहां से देख लो, ये इशूइंग कंपनी है, मान लेते हैं रिलायंस इंडस्ट्री है, ये कस्टोडियन बैंक है रिलायंस इंडस्ट्री का एसबीआई हो गया। ठीक है, यहां ये किससे करेगी? जो फॉरेन में ओवरसीज बैंक है, जो फॉरेन का बैंक है, उससे ये रिक्वेस्ट करेगी। ओडीबी द्वारा रुपए में प्रदर्शित अंशों को जीडीआर में परिवर्तित किया जाता है, जो कि यूएस डॉलर में होती है। ठीक है, ये वो ही काम करती है, जीडीआर में प्रदर्शित करती है। अंत में ओडीबी इन्हें इच्छुक निवेशकों को बेच देता है। अब क्या करता है? ये इनको जारी करेगा, तो जो भी फॉरेनर इन्वेस्टर होते हैं वो इंटरेस्टेड होते हैं, वो इनके जो जीडीआर होते हैं उनको परचेज कर लेते हैं। तो इस तरह से ये प्रोसेस होती है जीडीआर को इशू करने की। अब बात आती है इनके एडवांटेज ऑफ जीडीआर क्या होते हैं। सबसे पहला है विदेशी पूंजी प्राप्त करना, गेटिंग फॉरेन कैपिटल्स। जीडीआर के माध्यम से भारतीय कंपनियों के लिए विदेशी पूंजी प्राप्त की जा सकती है, फॉरेन कैपिटल इशू की जा सकती है। इससे कंपनियों को पर्याप्त वित्त प्राप्त होता है और देश के विदेशी विनिमय कोष, जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, वो भी इंक्रीज होता है। ये दोनों बातें किसके लिए फायदेमंद है? देश के आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए। सेकंड है मोर लिक्विडिटी, क्योंकि जीडीआर जो है अच्छी वित्तीय स्थिति वाली कंपनियों के द्वारा इशू किए जाते हैं, इसलिए इनमें अंशों की अपेक्षा ज्यादा लिक्विडिटी होती है। इनको बहुत आसानी से बेचा जा सकता है और आसानी से खरीदा यानी कि बेचा ही जा सकता है, तो इसलिए इनमें लिक्विडिटी ज्यादा होती है। थर्ड है कंपनी की साख में वृद्धि, इंक्रीज इन गुडविल ऑफ कंपनी। जो कंपनी जीडीआर जारी करती है, जैसे रिलायंस इंडस्ट्री है, उसकी बाजार में साख में वृद्धि हो जाती है। कंपनी की साख का सीधा प्रभाव किस पे पड़ता है? उसकी बिक्री पर पड़ता है। इससे उसके जो शेयर होते हैं या अंश होते हैं उनका बाजार मूल्य बढ़ जाता है। जारी करने की कम कॉस्ट, लोअर फ्लोटिंग कॉस्ट। कंपनी को जीडीआर जारी करने में अंश जारी करने की अपेक्षा बहुत कम लागत करनी पड़ती है। बेटर शेयर प्राइस, जीडीआर जारी करके घरेलू बाजार में जारी अंशों की अपेक्षा अधिक मूल्य भी प्राप्त कर सकती है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जीडीआर कंपनी की वित्तीय स्थिति है उसकी सुदृढ़ता का प्रतीक या सूचक भी होते हैं। अंशधारियों के फैलाव में वृद्धि, स्कैटर्ड शेयर होल्डिंग। जीडीआर जारी करने से कंपनियों के अंशधारी घरेलू सीमाओं को पार करके दूर दूर बिखर जाते हैं, यानी कि विदेशों तक। इससे कंपनी की वित्त समस्या समाप्त हो जाती है और उसकी पहचान विश्व स्तर पर होने लगती है। सेकंड है हमारा अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट, एडीआर। एडीआर भी एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो अमेरिका से बाहर की कंपनियां, जो नॉन यूएस कंपनीज होती है, विदेशी पूंजी प्राप्त करने के लिए अमेरिका वासियों को जारी करती है। यानी कि अमेरिका से बाहर की कंपनियां अमेरिका में इशू करती है, उसको कहा जाता है एडीआर। और ये वहां के न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, नेस्डैक होता है, न्यूयॉर्क में जो स्टॉक एक्सचेंज है उसका नाम क्या है? नेस्डैक। तो ये एक आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है
जो है ये क्वेश्चन इस तरह से आता है, नेस्डैक जो स्टॉक एक्सचेंज है वो कहाँ सिचुएटेड है, न्यूयॉर्क में है। कहाँ का है, अमेरिका का है, न्यूयॉर्क में है। या आ जाता है कि न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज का नाम क्या है, नेस्डैक है। तो इस तरह से 1 मार्क्स का क्वेश्चन है आपका। एडीआर की विशेषता क्या है, फीचर्स ऑफ एडीआर। एडीआर को किसी भी अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध करवाया जा सकता है, किसी भी, ठीक है। अमेरिका में कोई भी स्टॉक एक्सचेंज है उस पर जैसे रिलायंस कंपनी है वो कहीं पर भी करवा सकती है। एडीआर एक से अधिक अंशों का प्रतिनिधित्व करता है, जैसे एक एडीआर किसके बराबर होता है, 2 अंशों के। ये भी 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। एडीआर का धारक इन्हें अंशों में कन्वर्ट करा सकता है। एडीआर के धारक को वोटिंग राइट यानी कि वोट डालने का अधिकार नहीं होता, और इन पर डिविडेंड भी वैसे ही मिलता है जैसे अंशों पर मिलता है। और एडीआर का जो वैल्यू होती है उसको यूएस डॉलर में प्रेजेंट किया जाता है। अब आता है जारी करने की जो प्रोसेस होती है वो क्या होती है। एडीआर जो है जारी करने के लिए कंपनी जो होती है सर्वप्रथम अपने अंशों के घरेलू कस्टोडियन बैंक, इसकी फुल फॉर्म याद कर लेना भी, डीसीबी, इससे इसको सुपुर्द कर देती है। डीसीबी किससे करती है, फिर अमेरिका में जो बैंक है अमेरिकन डिपॉजिटरी बैंक, वहां से रिक्वेस्ट करती है। देखो ये मान लेते हैं रिलायंस कंपनी है, ठीक है, ये हमारा रिलायंस कंपनी का बैंक है एसबीआई। इसने किसको सुपुर्द कर दिया, विदेश में जो बैंक है जो इस तरह का काम करता है उसको सुपुर्द कर दिया। अब एडीबी द्वारा रुपए में प्रदर्शित अंशों को एडीआर में कन्वर्ट करता है। ये करता है, ये जो अमेरिकन डिपॉजिटरी बैंक है ना, ये बैंक ही है, ये करता है यूएस डॉलर में कन्वर्ट करता है, ठीक है। और बाद में ये क्या करता है, वहां की पब्लिक को ऑफर कर देता है। फिर वहां की पब्लिक जो इंटरेस्टेड है इनमें, तो वो फॉरेन इन्वेस्टर होते हैं, वो परचेज कर लेते हैं। अंत में एडीबी इन्हें इच्छुक निवेशकों को जारी कर देता है और लोग यहाँ पे परचेज कर लेते हैं, ठीक है। एडीआर के बेनिफिट क्या है, देखो इसका जो सबसे पहला बेनिफिट है वो यही है कि इससे गेटिंग फॉरेन कैपिटल यानी कि विदेशी पूंजी हम प्राप्त कर लेते हैं, मोर लिक्विडिटी होती है, ठीक है। और इंक्रीज इन द गुडविल ऑफ कंपनी, ये बेनिफिट सेम वैसे ही है जो जीडीआर के थे वही है। लोअर फ्लोटिंग कॉस्ट होती है, बेटर शेयर प्राइस होता है, इंक्रीज इन स्कैटर्स ऑफ शेयर होल्डर, और शेयर होल्डर के जो है वो फैलाव हो जाता है। इनकी डिटेल जो है जीडीआर में दी गई वही डिटेल है इसकी। अब आता है आपका आईडीआर, इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट क्या होती है। आईडीआर जीडीआर तथा एडीआर के समान ही होता है। क्या होता है, ये इन दोनों के समान ही होता है, केवल इस बात को छोड़कर कि इन्हें जारी करने वाली कंपनी कौन सी होती है, विदेशी कंपनी होती है, और वो इंडिया में जारी करती है, जो भारतीय बाजार से धन एकत्रित करती है। आईडीआर को रुपए में प्रदर्शित किया जाता है। इन्हें किसी भी भारतीय स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड करवा के किया जा सकता है। ध्यान रहे कि किसी विदेशी कंपनी को अपने अंश किसी भारतीय स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध कराने की आज्ञा नहीं है, केवल विदेशी कंपनियों द्वारा जारी किए जाने वाले आईडीआर ही सूचीबद्ध किए जा सकते हैं। विदेशी कंपनी कोई अपने अंश यहाँ बेचती है तो वो ऐसा नहीं कर सकती, बट अगर वो ये कहती है कि मैं आईडीआर इशू करूंगी तो यहाँ इंडिया के जो स्टॉक एक्सचेंज है उन पर कंपनी लिस्टेड होती है। प्रोसेस इसका सेम वही है। सर्वप्रथम आईडीआर में परिवर्तित किए जाने वाले वास्तविक अंशों को जारी करने वाली कंपनी ने विदेशी कस्टोडियन बैंक, जो ओवरसीज कस्टोडियन बैंक है, जैसे कोई अमेरिका की कंपनी है वो अपने कस्टोडियन बैंक को ये सुपुर्द कर देगी। फिर वहां का जो कस्टोडियन बैंक है वो इंडिया जो भी आईडीआर है उनको इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ के जो है इन्वेस्टर है उनको ऑफर करेगा और यहाँ के लोग परचेज करेंगे। तो अब देखो आईडीआर जारी करने के लिए किसी डिपॉजिटरी, इंडियन डिपॉजिटरी आईडी यानी कि जो सेबी के द्वारा पंजीकृत है, ये आईडी क्या है, इंडियन डिपॉजिटरी का जो है उसका नाम बता देती है आपको, नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड, जिसको क्या कहा जाता है, एनएसडीएल, इसके द्वारा अधिकृत होती है। और आईडीआर पब्लिक ऑफर के माध्यम से डीमेटेरियलाइजेशन अकाउंट के रूप में जारी किए जाते हैं, पेपर की फॉर्म में नहीं होते,
डिजिटल होते हैं। इनमें व्यवहार भारतीय अंशों की ही भांति होता है। स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक भारत में आईडीआर करने वाली पहली विदेशी कंपनी है। कौन सी, ये ध्यान रखना, ये आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। सबसे पहली विदेशी कंपनी कौन सी है जिसने आईडीआर इशू किए? स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक है जिसने सबसे पहले भारत में आईडीआर इशू किए हैं। आईडीआर की विशेषता क्या है? तो देखो, आईडीआर किसी विदेशी कंपनी द्वारा जारी किया जाते हैं इंडिया में। आईडीआर किसी भी भारतीय स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध करवाए जाते हैं। ठीक है। आईडीआर एक से अधिक अंशों का प्रतिनिधित्व करते हैं। ध्यान रखो, एक आईडीआर किसके इक्वल होता है? 10 शेयर के बराबर होता है, 10 अंशों के बराबर होता है। ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। आईडीआर पर अंशों पर प्राप्त होने वाले लाभांश की भांति ही लाभ दिया जाता है। भारतीय डिपॉजिटरी द्वारा आईडीआर के धारकों को वितरित किए जाते हैं। आईडीआर के धारकों को कंपनी में वोट डालने का अधिकार नहीं होता। आईडीआर का धारक इन्हें अंशों में परिवर्तित करा सकता है, लेकिन इनके जारी होने की तिथि से 1 वर्ष से पहले नहीं। यहाँ कंडीशन रख दी है, पहले उसमें कंडीशन नहीं थी जीडीआर और एडीआर के अंदर, बट जो आईडीआर है उसमें कंडीशन रख दी कि अगर आप अपने आईडीआर को शेयर में कन्वर्ट करवाना चाहते हो तो उसके लिए 1 ईयर की कंडीशन है, इससे पहले आप कन्वर्ट नहीं करवा सकते शेयर में। और जो आपके आईडीआर होते हैं वो किस में डिनोट होते हैं? वो इंडियन रुपीस के अंदर डिनोमिनेशन किया जाता है उनका। तो अब देखो, इसकी एक प्रोसेस दी है, इशूइंग प्रोसेस ऑफ आईडीआर। सबसे पहले जो मान लेते हैं ये है इशूइंग कंपनी, अमेरिका की कंपनी है। इसने अमेरिका में स्थित उनका बैंक था, उसके साथ इन्होंने इनको स्पुर्द कर दिया। अमेरिका के बैंक ने किसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया? जो इंडियन डिपॉजिटरी है अपनी, कौन सी, NSDL, इससे कॉन्टैक्ट किया। फिर इसने यहाँ जो हमारे इंडियन इन्वेस्टर इच्छुक थे उनके सामने प्रेजेंट किया और इंडियन इन्वेस्टर ने वो आईडीआर परचेज कर लिए। तो इसको कैसे लिखेंगे हम? स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे। आईडीआर जारी करने वाली कंपनी सर्वप्रथम अपने अंशों को विदेशी कस्टोडियन बैंक को स्पुर्द करती है। ठीक है। अब ध्यान से देखो, इस बैंक को कस्टोडियन के रूप में काम करने के लिए फाइनेंस मिनिस्ट्री से अनुमति लेनी होती है, तब जाके ये कर सकता है। अब देखो, ओबीसी अंशों को आईडीआर के रूप में जारी करने के लिए किसी इंडियन डिपॉजिटरी से रिक्वेस्ट करता है। इंडियन डिपॉजिटरी विदेशी मुद्रा में प्रदर्शित अंशों को आईडीआर में कन्वर्ट करती है, जो कि किस में होते हैं? भारतीय रुपए में। और अंत में जो इंडियन डिपॉजिटरी होती है इन्हें इच्छुक इन्वेस्टर को इशू कर देती है। अब आती है बेनिफिट, इसके क्या है? सबसे पहला बेनिफिट है, यह भारतीय निवेशकों को विदेशी कंपनियों में विनियोग करने का एक अतिरिक्त विनियोग का अवसर उपलब्ध करवा देती है। और दूसरा है, यह भारतीय बाजार को एक नया प्रोडक्ट भी अवेलेबल करवा देती है। यह उन भारतीय निवेशकों को के जोखिम को कम करता है जो अपना धन स्वयं के प्रयासों से विदेशों में विनियोग करना चाहते हैं। आईडीआर से विदेशियों को लाभ, यह विदेशी कंपनियों को भारत में सूचीबद्ध होने की सुविधा प्रदान करता है। ठीक है। इससे विदेशी कंपनियों की लोकप्रियता में वृद्धि होती है और यह विदेशी कंपनियों की पूंजी आवश्यकता को संतुष्ट करता है। तो ये आज के टॉपिक में 3 ही हमारे टॉपिक थे। कौन कौन से थे? जीडीआर, एक दोबारा लिख देती हूँ, जीडीआर, एडीआर और आईडीआर, ये तीनों टॉपिक ये हैं। 4 नंबर के क्वेश्चन में आपका आ सकता है एक्सप्लेन जीडीआर, इशूइंग प्रोसेस, बेनिफिट, और ये दे सकते हैं। इसी तरह से एडीआर का आ सकता है एक्सप्लेन एडीआर, इशूइंग प्रोसेस एंड इट्स बेनिफिट्स। इसी तरह से आईडीआर का ये क्वेश्चन आ सकता है। तो आज हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।